हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। और कल जो था यार मैच हुआ, एशिया कप का दूसरा मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और इंडिया की मैच के ऊपर ऑब्वियसली पूरा बात करेंगे कि कैसे मैच प्रोग्रेस हुआ और कौन ज़्यादा पॉजिटिव जो है मैच से घर लेके गया है। शुरुआत सबसे पहले इंडिया के टॉप ऑर्डर से बात कर लेते हैं। इंडिया के टॉप ऑर्डर से यार बिल्कुल भी अच्छी जो एक इनिंग्स हमें चाहिए थी ऊपर से, वो कहीं से भी ऐसी स्टार्ट हमें नहीं मिली। शुरुआत में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग से ही रोहित शर्मा कहीं ना कहीं जो है काफ़ी परेशान लग रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। एक तो ऑब्वियसली जो पहला चौका उनका आया था शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट भी, तो वो ऐसा ही था कि पैर पे उन्होंने बॉल डाली थी और रोहित शर्मा ने वहाँ से फ्लिक करा। एक कैचिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकल के आई थी फ़खर जमान के पास, कि फ़खर जमान वहाँ से जो है कैच पकड़ लेते तो शायद अर्ली ऑन विकेट गिर जाता। उसके बाद यार देखा जाए तो 3.5 ओवर्स समथिंग हुए थे, उसके बाद 14 रन बने थे और बारिश आ गई। और बारिश के बाद कहीं ना कहीं ये रहा है हमारे बैट्समैन के साथ प्रॉब्लम, या किसी भी अराउंड द वर्ल्ड अगर आप बैट्समैन उठा के देखोगे और एकदम से आप एक फ्लो में होते हो, एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, और फिर वहाँ से बारिश आ जाए तो दोबारा से एज अ बैटर आना और फिर कंटिन्यू करना, वो चीज़ ऑब्वियसली मुश्किल रहती है। तो वही चीज़ हमें देखने को मिली कि रोहित शर्मा का जो कंसंट्रेशन जो था उस मैच में वो कोलैप्स हुआ जब वो दोबारा बैटिंग करने के लिए आए। तो बॉल ऑब्वियसली स्विंग कर ही रहा था शाहीन शाह अफरीदी का, जो विकेट मिली। लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंट हमें देखने को मिली कि वो दो विकेटें निकली है, रोहित शर्मा की निकली हो चाहे विराट कोहली की निकली हो, वो शाहीन ने गुड लेंथ एरिया को हिट करके वो विकेटें ली हैं। तो वही है कि थोड़ा सा एक से दो बॉल से पहले भी रोहित शर्मा जब बारिश के बाद आए तो ऑब्वियसली बीट हुए, और फिर एट द एंड फिर वो जो गुड लेंथ पे बॉल पड़ी और रोहित शर्मा ऑब्वियसली यार रोहित शर्मा का पैर उतना नहीं चलता मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड जब भी पेसर आता है। और यहाँ पर भी उनकी यही प्रॉब्लम दिखी कि जब शाहीन शाह अफरीदी रनअप्स आए प्रॉपर तरीके से और वही गुड लेंथ का बॉल पड़ के जो अंदर आया, ये रोहित शर्मा को प्रॉब्लम रही है। और वही चीज़ कल भी हमें देखने को मिले कि रोहित शर्मा जो थे वो थोड़ा सा लेट आए, उनका पैर जो है बेसिकली उतना आगे नहीं आया और उस वजह से वो बॉल आई और उनके डंडों पे लग गई। तो वो यार एक चीज़ है कि रोहित शर्मा अब आकर उन्होंने ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी करी है। जो कैंप लगा था बेंगलुरु में KCA कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन एंड NCA ने जो लगवाया था, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वहाँ पर हमने देखा था कि जो डोमेस्टिक के जितने भी परफॉर्मिंग लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे थे नेट्स में, कि कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट मैं उसको काउंटर करने के लिए देखूं। और वहाँ पर रोहित शर्मा ने कोशिश भी करी कि हमने देखा था जितनी भी वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने डाली तो ज़्यादातर वो कोशिश कर रहे थे। एक आध दो बार बीट भी हमने होते हुए देखा रोहित शर्मा को, जैसे जब अरविंद जब बॉलिंग कर रहे थे लेफ्ट आर्म पेसर, सो उनके अगेंस्ट उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई। तो वही है यार कि रोहित शर्मा को ये चीज़ या फिर पूरे हमारे टॉप ऑर्डर को इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर आता है तो हमें स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। उसके बाद यार बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल विराट कोहली की बात करना है सबसे पहले। विराट कोहली यार आए और एक उन्होंने कवर ड्राइव मारी नसीम शाह के ऊपर, और उसके बाद फिर वही वाली प्रॉब्लम इन दोनों के साथ रहती है कि लेफ्ट आर्म पेसर जब भी आता है तो कहीं ना कहीं ये दोनों फंसते हुए दिखते हैं। और इस वाले मैच में भी अगर देखा जाए तो यही हुआ कि वुडलैंड की बॉल हल्की सी पड़ के अंदर आई विराट कोहली, वही उनको लग रहा था कि उससे पहले जो एक बॉल थी वो अच्छी खासी बाहर निकली थी। तो वही दो माइंड में रहे विराट के, क्या पता ये वाली बॉल जो है ये भी बाहर जाए, इसलिए थोड़ा सा जिस तरीके से वो तैयार थे, मतलब अपना स्टैंड भी कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि कहीं ना कहीं छोड़ने के लिए देख रहे हैं, और वो एकदम से वो अंदर आई और ऑब्वियसली फिर एज लग के विकेटों पे लग गई। तो वो एक चीज़ रही कि यार विराट के भी रन नहीं आए। ऑल्दो पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट जो है 2012 से मैं देख रहा था, ये जो विराट का स्कोर आया है सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। रोहित शर्मा का भी इससे पहले 2 से 3 इनिंग में रोहित शर्मा ने परफॉर्म करा है। एक 50 भी रहा है और एक 140 भी रहा है, 2 50 रहे इससे पहले। तो ODI में T20 में भी उतनी ज़्यादा रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस ना आई हो पाकिस्तान के अगेंस्ट में, लेकिन ODI में जब बात हम करते हैं रोहित शर्मा की तो पाकिस्तान के अगेंस्ट रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस रही हैं, ऐसा ही नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन यार डिसअपॉइंट करा दोनों ने मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अगर टिक के खेलते तो हम एंडेड अप फिनिशिंग हम 300 सवा 300 हम बना सकते थे मेरे हिसाब से इस पिच के ऊपर, क्योंकि लेटर ऑन पिच ने अच्छा बिहेव करा है, कहीं ना कहीं हमें मदद मिली बैट्समैन को लेटर ऑन ईजी रहा है कि वो रन स्कोर कर सकें। फिर बात करें यार शुभमन गिल की, शुभमन गिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए दिख रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा बॉल जो है एक तरीके से वो लीव कर रहे थे, और मेरे हिसाब से कैफ भी जब कमेंट्री कर रहे थे, मोहम्मद कैफ ऑब्वियसली,
तो उन्होंने भी यही कहा कि शुभमन गिल का जो गेम है वो कहीं न कहीं थोड़ा अटैकिंग है, इतना ज़्यादा डिफेंसिव वो खेलते नहीं हैं। तो अपना नेचुरल गेम ही उनको खेलना चाहिए था और मेरे हिसाब से भी यार ये था कि शुभमन गिल का जो एक नेचुरल गेम है कि वो चलाकर खेलते हैं गेम को और कहीं न कहीं देखते हैं कि 5 से 6 या 7 बॉल के बाद एक हिट लगाने के लिए, तो वही गेम उनको खेलना चाहिए था। एक चौका भी मारा उन्होंने, ऑब्वियसली वो पैरों पे बॉल डाली हारिस रऊफ ने और वो चौका चली गया पीछे की तरफ। उसके बाद वही यार सीधी-सीधी पैर उनके चलते नहीं है, चाहे वो बोलैंड के हमने अगेंस्ट देखा हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, चाहे यहाँ पे देखा हो हारिस रऊफ के अगेंस्ट के उनके पैर चलते नहीं हैं। और फिर वही उन्होंने डंडे पे जो बॉल नॉर्मली उनका कोर्स हो रहा है अब वो कि फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट मुझे लगता है कि शुभमन गिल को अभी परफॉर्मेंस करनी है। ऑल दो फर्ग्यूसन जैसे क्वालिटी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट उन्होंने हमने देखा है कि जब 200 बनाए थे तो लगातार 3 छक्के मारे थे, लेकिन हाँ प्रेशर सिचुएशन जब होगा और जब क्वालिटी बॉलर होगा, जैसे WTC का जब मैच की बात करें तो वहाँ पे भी एक टॉप टेस्ट की नंबर 1 बॉलिंग साइड ऑब्वियसली बॉलिंग कर रही थी और यहाँ पर कहीं कह सकते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छा कर रही है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। तो उनके अगेंस्ट शुभमन गिल जो है ऑब्वियसली रन नहीं आए उनके। और मेन चीज़ ये रही कि यार मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वो डिफेंसिव सोच के साथ चले गए, बहुत ज़्यादा शेल में चले गए। अब बिल्कुल भी उनका पैर एक तो आगे नहीं आया जब खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे और ऑब्वियसली क्योंकि पेस अच्छी थी हारिस रऊफ की तो वो भी एज लग के वो भी उनके जो किले थे वो उड़ गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इंटेंट के बाद आए, वो अच्छा लगा देख के कि इंजरी के बाद आने के बाद कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने थोड़ा सा गियर शिफ्ट करने के लिए और मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश करी। 203 अच्छे चौके भी लगाए उन्होंने। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा यार उनका कि हारिस रऊफ का जो एक बाउंसर था, टाइम तो उनका ठीक हो गया था लेकिन वही कि प्लेसमेंट उतनी सही नहीं हुई और हारिस रऊफ के पास उन्होंने हारिस रऊफ ने ऑब्वियसली विकेट लिया और फ़खर जमान के पास वो कैच गया। काफ़ी क्विक वो कैच था लेकिन अच्छा ग्रैब करा फ़खर जमान ने। बाकी यार मेन जो इंडिया के लिए पॉजिटिव रहा है वो यही है कि मिडल ऑर्डर में ईशान किशन को जैसा पिछले बहुत टाइम से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था, तो अब आकर ईशान किशन ने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक अंडर प्रेशर जब आए थे ईशान किशन, जब 3 विकेटें गिर गई थी अर्ली ऑन, 3 विकेटें गिर जाना और उसके बाद आकर जिस तरीके से ईशान किशन ने अटैक करा है, चाहे वो नवाज़ हो चाहे शादाब हो, स्ट्राइक रोटेशन करी है, तो वो ईशान किशन का जो गेम था वो बेसिकली यही था। मैंने भी इससे पहले मैच से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें यही कहा था कि ईशान किशन का रोल ये होगा कि मिडल ओवर्स में वो नवाज़ और शादाब को स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं और उन्हें अटैक भी करें। तो वो चीज़ यार ईशान किशन ने करके दिया और पहली बॉल पे यार जो हारिस रऊफ ने ऑब्वियसली एक बाउंसर डाला था काफ़ी वाइड थी और वो जो कट करा है ईशान किशन ने, वो वाला शॉट एक काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा यार बात करें तो हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली उनके बैटिंग के रिगार्डिंग भी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि अब बैट से उतना रन नहीं आ रहा, बॉल लेके आ जाते हैं और बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग जो हम हार्दिक पांड्या को मिस कर रहे थे। तो वो हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली अब हार्दिक पांड्या का एक मिक्सचर देखने को मिल रहा है कि हार्दिक पांड्या शुरुआत में कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ी बॉल ले लूँ। पहले हार्दिक पांड्या का रहता था कि ब्रूट हिटिंग की तरफ जाते थे ज़्यादा, लेकिन अब उनका ये रहता है कि यार तो पहले अगर मैं क्रीज़ पे आ रहा हूँ तो थोड़ी बहुत बॉलें ले लूँ और आई इन कर लूँ। और उसके बाद ऑब्वियसली हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने नवाज़ को भी छक्के मारे और शादाब को भी किस तरीके से उन्होंने अटैक करा और फिर ऑब्वियसली जब हारिस रऊफ के अगेंस्ट भी 3 चौके मारे उन्होंने, वो ज़बरदस्त पड़ा। जब हारिस रऊफ मेरे ख्याल से एक टेनिसियन ने अपनी औकात दिखाई मैच के बीच में और जब 82 रन बना दिए थे ईशान किशन ने, तो ऑब्वियसली जैसा उनका जेस्चर था कि निकल वही निकल, तो मेरे हिसाब से वो अननेसेसरी सा था क्योंकि ऑब्वियसली जो मेन बॉलिंग करी है मेरे हिसाब से अच्छी बॉलिंग जिसने मेन प्रेशर बनाया है वो नसीम शाह का वो स्पेल था ऑब्वियसली जिसमें उन्होंने प्रेशर बनाए रखा और ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ली। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर वाली विकेट तो उनको बाय लक ही मिली है। ठीक है उन्होंने शायद प्लान करा हो लेकिन श्रेयस अय्यर का वो शॉट अच्छा टाइम हो गया था, तो मेरे हिसाब से वो ओवर द टॉप रिएक्शन था। और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने ऑब्वियसली औकात दिखाई उसको हारिस रऊफ 10 से उसकी और 3 बॉल पे 3 चौके मारे। और बाकी यार देखा जाए तो फिर ईशान किशन ऑब्वियसली वो शॉर्ट बॉल पे आउट है हारिस रऊफ की, और हार्दिक पांड्या थोड़ा सा वो ऑफ द पिच वो स्लोअर बॉल एकदम से उन्हें चढ़ के आई और हार्दिक पांड्या मिड ऑफ पे जो फील्डर थे ऑब्वियसली उसको कैच दे बैठे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी बहुत संभली हुई पार्टनरशिप यार उन्होंने दी 138 रन की, और ये हाईएस्ट
जो 6th विकेट पार्टनरशिप थी, वो ये हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 6th विकेट के लिए। इससे पहले जो थी राहुल द्रविड़ और शायद राहुल द्रविड़ या नहीं कैफ और युवराज के बीच में थी, उसकी जो कि आई थी नेटवर्क सीरीज़ में वनडे में। और अब ये आई है पाकिस्तान के अगेंस्ट, मतलब ये जो 6ठे विकेट की जो हाईएस्ट पार्टनरशिप आई है वो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के बल्ले से आई है। बाकी यार मैच हुआ नहीं, और बीच में ये लग रहा था कि 40 ओवर का हो जाएगा, 35 ओवर का हो जाएगा, 20 ओवर का हो जाएगा, लेकिन वही रहा कि मैच जो है हो नहीं पाया। इसमें अब यही प्रॉब्लम थी कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ग्राउंड्समैन जो है श्रीलंका के वो अच्छे हैं, जब बारिश आती है और ग्राउंड गीला हो जाता है तो पूरा कवर करते हैं। लेकिन वही वाला पॉइंट रहा कि यार ये पासिंग शावर नहीं था, लगातार बारिश आ रही थी, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली ग्राउंड सुखा नहीं पाया और जो मैच था वो हो नहीं पाया। 266 रन इंडिया ने बनाए थे, 267 रन पाकिस्तान की जो बैटिंग थी उसे चेस करना होता। जो मैं समझता हूँ कि अगर यही कंडीशन थी जिसमें अच्छी खासी हवा चल रही थी, फ्लड लाइट्स में ऑब्वियसली उन्हें बैटिंग करनी थी, तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल रहता। इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहता कि इसको चेस करना, क्योंकि ऑब्वियसली स्टीमिंग इन करते जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली एक रिदम में लग रहे थे, और सिराज यार काफ़ी पिछले अच्छे समय से बॉलिंग कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से फ़खर जमान की अगर हम विकेट ले लेते और मिडिल ओवर में अगर हम इफ्तिखार अहमद को आउट कर देते तो ये चेज़ जो था बेसिकली हमारे मुझे ये लगता है कि चेज़ ना कर पाती पाकिस्तान, और हम ये वाला जो टारगेट है उसे वो डिफेंड कर लेते। बाकी देखा जाए तो यार एक डिफेंसिव जो सोच है, माइंडसेट है राहुल द्रविड़ का और रोहित शर्मा का कि हम मोहम्मद शामी को ना खिलाकर शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, और 3 रन फिर शार्दुल ठाकुर के बल्ले से निकल के आए, तो वो काफ़ी अननेसेसरी और कावर्ड सा एक सिलेक्शन में हमें अप्रोच दिखा कि हम 10, 20, 25 रन के लिए शार्दुल ठाकुर को डाल रहे हैं इन प्लेस के, जब यार इतना ज़्यादा अच्छा सीम हो रहा है। नसीम ने जब बॉलिंग करी तो अच्छा खासा उसकी बॉल जो है बेसिकली सीम हो रही है, तो वहाँ पर अगर हम चेस कर रहे हो, पाकिस्तान अगर चेस करने उतरती और हम डिफेंड करने उतरते तो हम मिस करते स्पेशली मोहम्मद शामी को, क्योंकि उन्होंने पूरा करियर यार उनका उठा के देख लो पाकिस्तान के खिलाफ, जो चाहे उनकी डेब्यू सीरीज रही हो 2012 में, वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने सीम से विकेटें ली हैं, तो जो मेन चीज़ होती वो यही होती कि शामी को यहाँ पे खिलाना चाहिए था, क्योंकि यार वो सीम बॉलर अच्छा खासा उनका बॉल सीम करता और शुरुआत में वो विकेटें दिलवा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं यार ट्रिक जो है मिस करी रोहित शर्मा ने, और ये कावर्ड अप्रोच जो है कॉस्ट भी कर सकता था अगर शुरुआत के कुछ ओवर अगर निकाल देते पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, और जिस तरीके से हमने विकेटें दी हैं उस तरीके से विकेटें ना देते अगर वो, तो कहीं ना कहीं मैच जो फंसता वो उसी चीज़ के ऊपर फंसता कि आपके पास एक तीसरा प्रॉपर सीमिंग बॉलर नहीं है, जो कि मेन बॉलर है। आधा तीतर और आधा वटेर नहीं है, शार्दुल ठाकुर की कोई गलती नहीं है ओबियसली, लेकिन रोहित शर्मा को मेक श्योर करना चाहिए था कि शामी ही हो, और मेरे हिसाब से फिर अगर आपको खिलाना ही था तो पेसर के आपको खिलाना ही पड़ता, मतलब कोई फ़ायदा नहीं था कि आप 15, 20, 25 रन लेने के लिए शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हो। यार इतना रन तो मतलब जसप्रीत बुमराह ने आपसे ज़्यादा रन तो स्कोर कर दिए, 16 रन 14 बॉलों में, तो वो एक कावर्ड सा अप्रोच था। बाकी मैच हुआ नहीं, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। और अब जो अगला मैच होना है 10 तारीख को, उसके रिगार्डिंग भी यही प्रेडिक्शन है कि वो वाला जो मैच है वो भी ऐसा हो सकता है कि वो वाला मैच भी ना हो। तो यही था यार। बाकी मैच जो था हमारे लिए ज़्यादा मैं समझता हूँ पॉजिटिव रहे, इंडिया के लिए दोनों टीमों के लिए पॉजिटिव बता देता हूँ। इंडिया के लिए ये पॉजिटिव रहा कि ऊपर से जब विकेटें गिर गई तो उसके बाद जिस तरीके से स्टेबल तरीके से हमने देखा कि गेम चलाया, और जो मिडिल ऑर्डर से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार नीचे अगर मिडिल ऑर्डर से आपके बैट्समैन है तो वो ऊपर से अगर टॉप ऑर्डर अगर आपका फ्लॉप भी हो जाता है, ये तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर कोलैप्स ही था। वहाँ से 266 से हमने ऑब्वियसली बनाए 66 रन पे जब थे, तो हम कहीं ना कहीं एक समय को 300 भी, 310, 315 भी जो था वो पॉसिबल लग रहा था, लेकिन विकेटें गिर गई ऑब्वियसली। फिर भी जिस तरीके से रिकवरी करी है 66 से 266 तक जाना, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और नेक्स्ट मैच में मेरे हिसाब से यार अगर इतना स्विंग नहीं हो रहा, इतना सीम नहीं हो रहा बॉल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट शुभमन गिल को खेलनी चाहिए और रोहित शर्मा को भी। इतना अगर आप दब के खेलोगे, इंग्लैंड से हमें सीखना चाहिए कि उनकी 102 अगर ऊपर विकेट गिर जाती है तो उनका जो बेसिकली इंटेंट होता है वो कम नहीं होता।
इंटेंट के चक्कर में ही वो विकेट भी गिरती है, लेकिन इंटेंट के वजह से यार आप काउंटर भी कर पाते हो ऐसे स्विंग या स्विंग बॉलर को। तो यही था यार मैच में। बाकी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव ये था कि ऊपर से शाहीन ने विकेटें ली और हारिस ने विकेटें ली और रऊफ ने ऑब्वियसली विकेटें ली हैं और फील्डिंग, लेकिन ऑब्वियसली ग्राउंड फील्डिंग जो थी वो पाकिस्तान की काफ़ी पैथेटिक रही और उस पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है। बाकी देखते हैं यार 10 तारीख के मैच के लिए भी बारिश की प्रिडिक्शन है, वो होता है कि नहीं होता है। तो ये था यार वीडियो में और मैच के रिगार्डिंग। बाकी हो सके तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। और भी जो अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग एशिया कप और वर्ल्ड कप वो आपको क्रिकेट पर भी मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिकेट पर। हैव अ नाइस डे।